मैं राष्ट्रीय स्वामी असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट डूंगरगढ़। आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान विकास क्रम के बारे में आगे। कल हमने 1909 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, उस अधिनियम को मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि मोंटेस्क्यू उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वाइसराय थे। 29 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषित किया था कि उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। उत्तरदायी सरकार का तात्पर्य है कि उसमें ऐसे सरकार की स्थापना करना चाहते थे जो भारतीयों के प्रति उत्तरदायी हो। तो इसके पश्चात उसी क्रम में 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था, जो 1921 में लागू हुआ था। ठीक है। इस अधिनियम के बारे में यदि हम विस्तार से बात करें तो इसमें जो विशेषता थी कि इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया था। अर्थात इसमें प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है। और प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था। जो केंद्रीय परिषद में भारतीयों को अधिक प्रभावशाली भूमिका दी गई और वाइसराय के जो 8 सदस्य थे उनमें से 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए और उन्हें विधि, शिक्षा, उद्योग आदि विभाग सौंपे गए थे। और इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा राज्यों में बांट दिया गया। और जब हम आगे बात करें तो केंद्रीय विषयों पर बात करें तो केंद्रीय विषयों में जो सहपरिषद गवर्नर जनरल का अधिकार था। ठीक है। जो केंद्रीय विषय थे उनमें जो वर्णित विषय थे उन पर कार्य करने का अधिकार किसका था? वो गवर्नर जनरल की परिषद का अधिकार था। केंद्रीय स्तर के विषय थे और केंद्रीय स्तर के जो विषय थे वो मुख्य विषय से जैसे केंद्रीय विदेशी मामले, डाक, तार, रक्षा और सार्वजनिक ऋण संबंधी मामले। और जो प्रांतीय सूची के विषय थे वो थे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि कर, जल संभरण, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था जैसे कार्य। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी या जिसे अवशेष शक्तियाँ कहते हैं, वो शक्तियाँ किसके पास रखी गई थी? केंद्रीय सरकार के पास रखी गई थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भारत का जो बाद में संविधान का निर्माण किया गया, तो उस संविधान में जो सूचियों की व्यवस्था की गई थी वो सूचियाँ कहीं न कहीं इसी अधिनियम के द्वारा प्रेरित की गई है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत की जो सूची थी कार्य सूची थी, उनसे प्रभावित हमारा संविधान फिर रहा था। और इसी अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई। एक सदन राज्य परिषद तथा दूसरे को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। तो इसी अधिनियम के द्वारा हमने देखा कि केंद्र में भी जो द्विसदन की आज वर्तमान में हमारे देश में व्यवस्था है, उसका प्रारंभ इस अधिनियम के माध्यम से किया गया। और इसमें जो एक सदन था उसे राज्य परिषद कहा गया और दूसरा सदन है उसको केंद्रीय विधानसभा कहा गया। और इस प्रकार जो भारतीय विधान परिषद के स्थान पर जो द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा, जिसको हम वर्तमान में कह सकते हैं, उनका गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों का चुनाव जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाता था। इसके अनुसार जो वाइस की जो कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य में से जो कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य रखा गया था। इसी के तहत हम आगे देखते हैं कि इसमें सांप्रदायिक आधारों पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया। अर्थात जो 1909 के अधिनियम में जो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उसके तहत सिखों को, भारतीय ईसाइयों को और जो एंग्लो इंडियंस उनको, यूरोप के लोग हैं उनको शामिल किया गया था। और इस जो कानून ने 1919 के अधिनियम ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया था। ये वरिष्ठ मताधिकार का आधार नहीं रखा गया था जैसा वर्तमान में, बल्कि कानून में जो संपत्ति है और
शिक्षा, कर आदि का एक आधार रखा गया था। जो उस आधार को पूरा करते थे, उन्हीं को मत देने का अधिकार दिया गया था। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के जो कार्यालय का सृजन किया गया, तथा अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कार्य उस उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिए गए। और जो राज्य परिषदें थी, उनका भी प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया गया इस अधिनियम के तहत, परंतु ये सदस्य जो 5 वर्ष के लिए बनते थे। परिषद का नवीनीकरण होता था प्रतिवर्ष, परंतु सदस्य थे वो 5 वर्ष के बनते थे। इस अधिनियम में राज्यों में स्त्रियों को सदस्यता के उपयुक्त नहीं रखा गया था, माना गया था, और वाइसराय को इस सदन को बुलाने, स्थगित करने तथा भंग करने का अधिकार दिया गया था। निम्न सदन को राज्यों में विधानसभा का नाम दिया गया। उसमें सदस्यों की संख्या 145 की गई और 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे, और मनोनीतों में 26 शासकीय तथा 15 अशासकीय सदस्य होते थे। कार्यकाल था इनका सबका 3 वर्ष रखा गया। वाइसराय को अधिकार दिया गया कि वो इस कार्यकाल को बढ़ा भी सकता है। और केंद्रीय जो विधानसभा थी, विधानमंडल था, वो द्विसदनीय था। साथ ही उसको शक्तियां भी पर्याप्त दी गई थी, जिसके तहत वो समस्त भारत का कानून बना सकता था। ये हम देखते हैं कि इसके तहत जो गवर्नर जनरल जो था, वो क्राउन की अनुमति से कोई भी बिल पारित कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था, और उसकी वैधता थी वो 6 माह रखी गई थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में हमने देखा कि द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय तथा स्थानांतरित विषय। ठीक है, जो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, उनको 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से विषय? प्रांतीय विषय और जो प्रांतीय विषय थे, उनको 2 भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित तथा दूसरा स्थानांतरित विषय। आरक्षित विषयों पर प्रशासन गवर्नर अपने उन पार्षदों की सहायता से करता था। प्रशासन जो गवर्नर अपनी पार्षदों की सहायता से करता था, जिन्हें मनोनीत करता था, तथा जो स्थानांतरित विषय है, उनका प्रशासन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता था। प्रांतीय परिषदों में कम से कम 70% निर्वाचित तथा शेष मनोनीत होते थे। शासकीय सदस्यों की संख्या 20% से अधिक नहीं होती थी। 1919 के अधिनियम के द्वारा पंजाब में, जैसे हमने देखा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को पंजाब की सही पूरे देश में, पंजाब में सिखों को और कुछ और बाकी जो है सदस्यों को शामिल करते हुए पृथक निर्वाचन प्रणाली के जो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी, उसको और विस्तृत रूप दिया गया था। साथ ही इस अधिनियम की एक अन्य विशेषता थी कि इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, और भारतीयों का जो मताधिकार है वो 3% से बढ़ाकर 10% तक कर दिया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये व्यवस्था की गई थी प्रांतों में, इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी उसको हम देखें तो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना, और प्रांतों तथा केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन या सूचियों के माध्यम से उनके कार्यों का विभाजन किया गया। और केंद्र का जो ढांचा था, उसमें सरकार का ढांचा वो केंद्रीय ढांचा बन और एकात्मक ढांचा बन गया, यानी कि केंद्र को बहुत अधिक शक्तियां दी गई थी, राज्यों को बहुत सीमित शक्तियां थी, केंद्र के पास शक्तियां थी, साथ ही अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र को ही सौंप दी गई थी। तो इस तरह से केंद्र को बहुत अधिक शक्तिशाली या एक तरीके से यूं कि एकात्मक बना दिया गया था इस अधिनियम के तहत। द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई केंद्र में। साथ ही जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था उसको विस्तृत रूप दिया गया, और इसमें अंग्रेजों ने अपनी जो पकड़ थी प्रांतीय विधानसभाओं में, उस पकड़ को कम करने के एक दिखावा किया, और भारतीयों को इसमें अधिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की इसमें बात की गई थी, और मताधिकार 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया था। तो ये इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं थी। धन्यवाद।